हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टीडीएस अंडर सेक्शन 194I, 194IA एंड 194IB के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ टीडीएस। तो जब एक पेयर स्पेसिफाइड पेमेंट्स या क्रेडिट पेई को करता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, तो ये जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है इसी को हम टीडीएस कहते हैं, और ये स्पेसिफाइड रेट्स के हिसाब से ही डिडक्ट किया जाता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई हैं अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द टीडीएस। और आज की डेट में लगभग सारी पेमेंट्स को ही टीडीएस के प्रोविजंस में कवर कर लिया गया है। हालांकि जनरली जो परचेजेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, परचेज़ के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो टीडीएस में के कवरेज से बाहर रहते हैं। अदरवाइज़ तो लगभग ऑल टाइप की पेमेंट्स टीडीएस में कवर हो चुकी हैं। तो जब टीडीएस काट लिया जाता है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के अकाउंट में भी जमा किया जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को एडवांस में टीडीएस कलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस मंथ में टीडीएस काटा जाता है नॉर्मली नेक्स्ट मंथ के 7th से पहले पहले वो जमा भी कर दिया जाता है। इसके अलावा टीडीएस आईटीआर की कंप्लायंसेस को भी मोटिवेट करता है, क्योंकि कुछ असेसीज जिनका टीडीएस कट जाता है अगर वो टीडीएस की रिटर्न नहीं भरते हैं तो वो रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते, तो ये आईटीआर की कंप्लायंसेस को भी बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं ये तीनों सेक्शंस जो हैं इनमें क्या क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, क्या क्या रेट्स ऑफ डिडक्शंस हैं, तो उन सबको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये तीनों जो सेक्शंस हैं वो रेजिडेंट्स पेईज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये तीनों सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो सेक्शन 195 सेपरेटली बनाया गया हुआ है। तो सबसे पहले 194I को देखते हैं। तो 194I कब एप्लीकेबल होता है? जब रेंट की पेमेंट की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, एक्सेप्ट दोज इंडिविजुअल एंड HUF जिनकी टर्नओवर लेस देन या इक्वल टू 1 करोड़ है इन बिजनेस एंड लेस देन और इक्वल टू 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। बाकी कोई भी पर्सन इनके अलावा अगर पे करता है तो वो टीडीएस काट करके ही पे करेगा, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा वो पे करता है रेंट। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50,000 पर मंथ। क्योंकि अब बजट 2025 ऑलरेडी पेश किया जा चुका है और पास भी हो चुका है, तो पहले ये लिमिट कम थी, 2,40,000 पर ईयर के हिसाब से थी, अब ये 50,000 पर मंथ के हिसाब से है अंडर द न्यू बजट। तो अब ये चेंज हो गई है। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? अगर तो रेंट पर ली गई है कोई प्लांट एंड मशीनरी ही खाली, तो 2% का रेट होगा। अगर रेंट पे लैंड लिया गया है या बिल्डिंग ली गई है या दोनों भी लिए गए हैं एक साथ, तो उस केस में 10% का रेट होगा। और सेक्शन 194IA के बारे में हम देखते हैं कि वो कब एप्लीकेबल होता है? जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड जब सेल की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है, तो पेमेंट जो कर रहा है पर्सन, एनी पर्सन, तो ये सभी पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50 लाख है। 50 लाख या उससे ज़्यादा की कीमत की अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो ये एप्लीकेबल हो जाता है, और 1% का टीडीएस का रेट इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो बायर कोई भी हो, एनी पर्सन। और इसके बाद हम सेक्शन 194IB भी देख लेते हैं। रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। जैसा कि हमने सबसे ऊपर देखा था 194I में सिर्फ 2 इंडिविजुअल या HUF जिनकी की टर्नओवर कम थी, 1 करोड़ या 50 लाख जो भी केस था, तो वो लोग उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे 194I में, लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ कवर किया गया है 194IB में। ओनली 2 इंडिविजुअल HUF जिनकी टर्नओवर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। तो अगर यहाँ पर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट अगर वो पे करते हैं तो ये एप्लीकेबल उनके लिए हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ उनके अलावा जो पर्सन है उनके लिए तो 194I है ही पहले से ही। तो 194IB में लेकिन रेट थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 2% का रेट है, क्योंकि बिफोर 1 अक्टूबर 24 यही रेट 5% था, तो ये बाद में चेंज हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको एक एक करके इन सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश भी करते हैं, इनको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इनका थोड़ा। तो सबसे पहले 194I को ही खाली लेते हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो कई बार हम थ्रेशोल्ड में ही
थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50,000 पर मंथ से एबव होना चाहिए या एग्जैक्ट 50,000 पर मंथ होगा तो क्या होगा। तो उसमें ये है कि इफ़ रेंट इज़ ग्रेटर देन 50K, मतलब अगर 50 तक है तब कोई बात नहीं है, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उससे ज़्यादा होना चाहिए 50K पर मंथ और पार्ट से, तभी ये एप्लीकेबल होगा। और उसमें भी विच एवर इज़ अर्लियर पेमेंट या क्रेडिट, ये तो जनरल रूल है ही इसमें कि चाहे अगर हम क्रेडिट भी करते हैं, ड्यू मतलब ड्यू अगर हो जाता है तो भी वो एप्लीकेबल तो हो ही जाता है सेक्शन जो है। और वो जो क्रेडिट करता है जो पर्सन, जो पेयर है, वो चाहे किसी और नाम से भी क्रेडिट कर दे, किसी सस्पेंस अकाउंट से क्रेडिट कर दे, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एप्लीकेबल हो ही जाता है सेक्शन। और एक जनरल रूल और भी है जो कि अदर सेक्शन में भी एप्लीकेबल है कि अगर पैन नहीं मिलता है हमें पेई का, तो जो पेयर है वो 20% के रेट से फिर TDS काट लेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि TDS जो जमा कराना होता है डिडक्शन के बाद विदिन 7 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन अगर लास्ट मंथ में काटा गया है TDS मार्च में, तो उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, कुछ प्लानिंग्स भी करनी होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। लास्ट मंथ में 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। इसके अलावा TDS की जो नॉर्मल रिटर्न्स वो तो जाएंगी ही, शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 26Q, नॉन सैलरी वाला जो फॉर्म होता है उसकी रिटर्न TDS की जाएगी एज़ पर द ड्यू डेट्स। एंड सर्टिफिकेट भी फॉर्म 16A में जो पेयर है वो देता है, वो भी अकॉर्डिंगली इशू किया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है हमारा 194IA, उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक लेट अस हैव ए ग्लांस एट 194IA दोबारा से देख लेते हैं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पर या ट्रांसफ़र पर था, और ये कोई भी इसमें बायर जो एनी पर्सन, बायर को 1% का TDS काटना है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से अबव है। तो यहाँ पर भी पहले थ्रेशोल्ड को भी समझ लेते हैं कि 50 लाख से अबव होनी चाहिए या एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी कवर हो जाता है। तो लेट अस सी। तो इस केस में अगर इवन 50 लाख भी है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 50 लाख होते ही एप्लीकेबल हो जाएगा, उससे एक्सीड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेकंड पॉइंट में हमारे देखेंगे तो फर्दर द TDS शैल बी डिडक्टेड ऑन हायर ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ़ आइदर 50 लाख, क्योंकि अगर इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखी जाती है या सेल कंसिडरेशन जो पेपर्स में दिखाया गया है असेसीज द्वारा, वो दोनों देखी जाते हैं। दोनों में से कोई एक भी अगर 50 लाख हो गया, दोनों में से कोई एक भी, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। और उस केस में फिर TDS पूरे अमाउंट पे कटेगा। जैसे 60 लाख की भी अगर वैल्यू है तो ये नहीं कि सिर्फ 10 लाख पे ही कटेगा 1%, पूरे 60 लाख पे कटेगा उस केस में। तो हमारा फर्स्ट जो अब पॉइंट देखते हैं ऊपर, वेयर देर इज़ मोर देन वन ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि 2 सेलर हैं और दोनों को 40-40 लाख का कंसिडरेशन दिया जा रहा है, दोनों सेलर्स को 40 लाख ईच, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? यस, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल किया जाएगा। ये नहीं कि एक सेलर को ओनर्स हैं और एक को 40 दूसरे को 40, 50 से तो अब हुआ ही नहीं। इंडिविजुअल केस में तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। दोनों का एग्रीगेट क्योंकि 80 लाख हो रहा है तो ये माना जाएगा कि ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है। और दोनों के केस में जो बायर्स हैं तो वो 1% दोनों के केस में फिर वो काटा जाएगा TDS। और मोर देन वन बायर भी हो सकते हैं, तो जैसा भी हो सकता है वो, अगर दोनों बायर मिलके पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी दोनों का एग्रीगेट ही लिया जाएगा, जैसे सेलर में एग्रीगेट लिया गया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब टोटल 50 लाख अगर हो गया है तो ये एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन। और उसमें भी कई बार कोई जो सेलर है वो कहता है कि जी प्रॉपर्टी की वैल्यू 48 लाख है और कार पार्किंग वगैरह की भी फैसिलिटीज़ हैं, उसके 5 लाख अलग से हैं, तो जी 48 लाख ही है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो वो जो पार्किंग के जो 5 लाख हम ले रहे हैं वो तो अलग से हमारा जो अलग ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो सब ट्रांजैक्शन है या कुछ भी है, तो वो भी माना नहीं जाएगा। सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ऐड होंगी, चाहे वो क्लब मेंबरशिप है, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस के कुछ भी अमाउंट्स हैं, तो सारे वो ऐड किए जाएंगे। अगर वो 50 लाख से ऊपर टोटल आ गया या 50 लाख भी आ गया तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 194IA।
और जैसा कि जनरल रूल है कि TDS इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर ऑकर्स अर्लियर। जरूरी नहीं है एक्चुअल पेमेंट हो ही गई हो, इवन अगर क्रेडिट भी कर दिया गया है, डील सारी पक्की फाइनल सब कुछ हो गया है और एंट्रीज हो गई हैं, उसको क्रेडिट दे दिया गया है जो सेलर को, तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। और एक जनरल रूल और भी है कि इन केस पैन अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली 20% का फिर वो बायर जो है वो 20% काट लेगा फिर वो उसका उस समय TDS, अगर पैन उपलब्ध नहीं होता है पेई का। इसके अलावा सेक्शन 203 एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। एक्चुअली ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सभी बायर एनी पर्सन का मतलब इसमें वो वाले इंडिविजुअल भी शामिल हैं जिनकी की टर्नओवर कम है, 1 करोड़ से कम है, बिजनेस में 50 लाख से कम है, प्रोफेशन में, वो लोग भी शामिल हैं इसमें, उनको भी TDS काट के जमा कराना है यहाँ पर। अगर ये वाला सेक्शन है 194IA प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो बहुत ही कम जिनकी बिजनेस टर्नओवर्स हैं, जो TDS किसी और का कभी काटा ही नहीं जिन्होंने, तो इसलिए उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि आपको 203A के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको टैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, 26Q वाली रिटर्न भरने की भी ज़रूरत नहीं है, ओनली TDS 1% से काटो। फॉर्म 26B एक होता है जो रिटर्न कम चलानी है, रिटर्न का भी पर्पज़ सॉल्व हो जाता है उसी से ही, वो करो और उसमें चालान जमा करो उसी फॉर्म के थ्रू, और आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो क्या है कि ये 203 नॉट एप्लीकेबल फिर सभी के लिए है, फिर वो चाहे वो फिर यही वाले इंडिविजुअल हों या इवन दूसरे वाले जो भी जिनके पास ऑलरेडी 10 भी है भी, अगर तो उनको भी 26QB के ज़रिए ही इसमें पेमेंट करनी है, क्योंकि इसमें सेक्शन में डिफाइंड ही किया है कि भाई अगर ये वाला TDS है तो फॉर्म 26QB में ही जमा कराइए आप, चाहे आपके पास 10 है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 26QB ही यूज़ करिए और वो पैन के ज़रिए जमा हो जाएगा। उसमें 10 की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो पैन के ज़रिए जमा हो जाता है। वैसे उसमें पैन होने चाहिए, दोनों ससीस की इन्फॉर्मेशन जाती है, बायर की भी सेलर की भी, दोनों की डिटेल्स जाती हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल जाती है, कितना कंसिडरेशन है उन सब की डिटेल जाती है, तो वो चला जाता है ऑटोमेटिक। और उसकी डेट होती है विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS डिडक्टेड। तो अगले महीने पूरा महीना मिल जाता है अगला, जिसमें कि ये फॉर्म 26QB फाइल करना होता है, और वो जो लास्ट डेट होती है उस अगले महीने की भी, उससे भी फिर 15 दिन और आगे तक फॉर्म 16B भी सेलर को देना होता है। तो ये 194IA का प्रोविज़न हो गया। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन था, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहले एक बार थर्ड सेक्शन को दोबारा से देख लेते हैं कि रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। तो यहाँ पर 194I एक बार फिर से पिक्चर में आ गया। अब हम ऊपर फिर से देखेंगे 194I में हमने किनको एक्सक्लूड कर दिया था, उन इंडिविजुअल और HUF को एक्सक्लूड कर दिया था जिनकी की टर्नओवर 1 करोड़ से कम थी या 50 लाख या उससे कम थी। प्रोफेशन के केस में वो 194I के एम्बिट में नहीं आ रहे थे, 194I में वो कवर नहीं हो रहे थे वो इंडिविजुअल, चाहे वो 50,000 पर मंथ ही क्यों ना दे रहे थे रेंट। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल को भी कवर कर लिया गया है। अब वो है सेक्शन 194IB, सिर्फ इन्हीं के लिए, इन्हीं इंडिविजुअल्स या HUF के लिए। और अगर वो 50,000 से ज़्यादा का रेंट दे रहे हैं पर मंथ, तो उनको भी TDS 194IB में काटना है, ना कि I में। और रेट क्या रहेगा उनका? 2%। उनका रेट 2% ही है, क्योंकि ये पहले 5% जरूर था बिफोर 1 अक्टूबर 24, लेकिन 1 अक्टूबर 24 से अब ये रेट 2% का है, तो काफ़ी कम रेट है उनके लिए, लेकिन उनको काटना जरूर है, उनके लिए भी प्रोविज़न आ गए हैं। तो इसमें भी थोड़े और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं इसी सेक्शन में, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए 194IB को स्टडी करते हुए। यहाँ पर क्या है कि TDS शैल बी डिडक्टेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। पूरे साल रेंट देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मंथ में आके जब आपका लास्ट मंथ होगा साल का, या अगर आपने बीच में ही छोड़ ही दिया रेंट ही, मतलब टेनेंसी ही ख़त्म हो गई है, बीच में ही ड्यूरिंग द ईयर ही खाली कर दिया है, फिर तो लास्ट मंथ वही बन जाएगा जिस मंथ में खाली किया है, फिर तो उस केस में वो वाला लास्ट मंथ होगा। तो अदरवाइज़ नहीं तो मार्च जो लास्ट मंथ है उसी महीने में पूरे साल का TDS उसी महीने में आके काटना है और जमा कराना है फिर आगे। इसके बाद
TDS एप्लीकेबल कब होगा, ऑब्वियसली इसमें भी वही सेम 50K वाला ही रूल था कि मोर देन 50K पर मंथ होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला सेक्शन उनके लिए। एंड TDS टू बी डिपॉजिटेड इन फॉर्म नंबर 26 QC, तो यहाँ पर फॉर्म 26 QC में ही जमा कराना है ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS डिडक्टेड। ऑब्वियसली 30 अप्रैल हो गई फिर जो जमा करानी है। और उसके बाद एक आफ्टर दैट 15 डेज तो फॉर्म 16C भी फिर इशू करना है लैंडलॉर्ड को। अच्छा, यहाँ पर भी प्रोविज़न सेक्शन 203A के एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तो वैसे भी जो काटने वाले हैं वो वही लोग हैं जिनका बिज़नेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो उन्होंने वैसे भी 10 नहीं ले रखा होगा। तो जिनका 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है या 50 लाख से कम का प्रोफेशन में ग्रॉस रेवेन्यू है, तो उन लोगों को 10 नंबर की ज़रूरत नहीं है इस वाले सेक्शन में। TDS जमा कराते वक्त पैन से ही जमा हो जाएगा। 26Q रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 26QC जो फॉर्म कम चालान है वो अपने आप में ही एक रिटर्न भी है, चालान भी है। जैसा कि पिछले वाले में 26QB था, इसमें 26QC है। एंड अगेन दैट जनरल रूल, इन केस पैन इज़ नॉट अवेलेबल तो 20% का टैक्स जो है पेयर वो कटेगा अगर पैन अवेलेबल नहीं होता है पेई का। लेकिन यहाँ पर भी इन असेसीज़ के लिए एक स्पेशल छूट भी दी गई है कि वो जो TDS होगा जब पैन अवेलेबल नहीं है 20% तो सब काटेगा, लेकिन अगर वो अमाउंट ज़्यादा हो गया लास्ट मंथ के रेंट से, जो कि उसने अभी पे करना है, जो रेंट पेएबल फॉर द लास्ट मंथ के रेंट से अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो वहाँ तक ही लिमिट रहेगी उसकी। लास्ट मंथ का जो भी रेंट है वहाँ तक ही वो TDS माना जाएगा, उससे फालतू नहीं काटा जाएगा। तो ये यहाँ पर ये हम तीनों जो सेक्शंस हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।